सही। देखें, एलसीएम लेने के लिए आपको ये करना होता है कि ये चेक करना होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जी जो सर, सिक्स पूरे से पे। भी डिवाइड हो जाए, फोर से भी, एट से भी। जी 24। जी। तो अच्छा तरीका इसका ये होता है कि सबसे बड़ा नंबर लें आप, एट। ठीक है। एट का टेबल पढ़ें आप। एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन पे भी सिक्स नहीं जा रहा, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर पे सब जा रहे हैं। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू द एलसीएम। सिक्स टाइम्स फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, सिक्स थ्री जा एटीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, थ्री सेवन जा 21। ये 17/24 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये दोनों डिवीजन में इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। सिक्स थ्री जार 18, सिक्स एट जार 48। ये हो जाएगा √8/√3। √8 को आप फैक्टराइज करेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है। 2√2/√3। क्लियर है बिस्मा, क्लियर है? यस सर। ओके। थ्री के लिए आपकी मर्जी, आप कैलकुलेटर यूज कर सकेंगे वहां एग्जाम में, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 3.75 है, 375 ले लो। 2.5 है, 25 ले लो। तो इनको आप कैंसिलेशंस करेंगे, फाइव फाइव ज़ा, फाइव सेवन ज़ा 35, फाइव फाइव ज़ा 25, और फाइव टाइम्स 15। अब क्योंकि ऊपर दो डेसिमल्स है, नीचे एक है, एक एक कट गया, ऊपर एक एक्स्ट्रा है, तो एक पॉइंट पीछे कर देंगे, 1.5 आंसर आ जाएगा। जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ऊपर, उतना पीछे जाया जाता है। ठीक है। अक्सा, क्लियर है ना ये पॉइंट? सर। ओके। फोर का आंसर 888 है। फाइव सिंपल था, आपको 175/100 करेंगे, इंटू 5500 कर देंगे। ये दो जीरो कट गए, 175 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। क्या आंसर आया है? 9625। जी सर। ठीक हो गया। ऑलराइट। सिक्स आसान था, बिल्कुल ही आसान था। इसका क्या आंसर है? बी आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, सेवन देख लें। 2/3 माइनस 6/9 प्लस 8/3 प्लस 6/9 को आप थ्री का टेबल से आपस में भी काट सकते हैं। थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा 9। ये 2/3 हो गया, माइनस का, ये प्लस का है, तो ये दोनों वैसे ही कट गए। 8/3 और 1/3, 9/3 हो जाएगा। फ्री आंसर आ जाएगा। ठीक है। हम्म। अच्छा, एट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि ना 96 आता है ना 146 आता है। और रूट्स के अंदर ही अंदर उसने सॉल्व नहीं किया है, वरना आंसर्स में रूट्स होते। तो 96 को अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं आप, 46 को अप्रोक्सीमेटली 7 ले सकते हैं, तो ये 70 हो जाएगा, जो एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप 66 टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है 2/5 एज अ परसेंटेज ऑफ 7/5। कि जो 2/5 है वो 7/5 का कितने परसेंट है? जैसे आप कहते हैं ना, आपके 60 मार्क्स हैं 80 में से, तो आप बताना चाह रहे हैं 60 80 का कितने परसेंट है। तो आप 60 को 80 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2/5 को 7/5 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, मर्जी आपकी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, या वैसे ही 2/7 पता है 28 समथिंग परसेंट होता है, तो उन्होंने 28 ही दिया हुआ है। ठीक है। ये सिंपल सब्ट्रैक्ट करना था, 5.99 आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लें तो ये इतना मुश्किल नहीं है। इब्राहिम, लग रहा है ना इतना मुश्किल नहीं है? पर वो हो जाएगा, अभी नहीं हुआ। बस इस पे काम करना है आपने अब। ठीक है। तो मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ अब इसको, मैं आगे चल रहा हूँ, आप बाकी कीजिएगा, जो ना हो पूछ लीजिएगा कि वो कैसे हो सकते हैं। ठीक है अच्छा। जी सर। बट 5 मिनट में कम से कम 17 18 तक लेकर आए, अपनी स्पीड बढ़ाएं। एंड बिकॉज दैट रियली मैटर्स, एग्जाम की जब सिचुएशन होती है ना, वहाँ पे आपकी कैलकुलेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, आई होप आप लोगों ने कुछ अलजबरास किए होंगे। जी इब्राहिम, जी। कितने किए? और इसके भी तीन ही किया था। तीन किए। ठीक है। अच्छा, आपने सर 5 तक किए। फाइव तक किए। अभी बिस्मा, आपने ये अलजबरास कितने कर रखे हैं? सर याद नहीं है अभी। चलें आप दोबारा से इसको जरा रिफ्रेश करें, आप तीसरी बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हैं। सो जी। अच्छी बात नहीं है, आप बार बार ना, फिर आप तंग आ जाएंगी और आप करना छोड़ देंगी।
सो इसलिए अब के बार मत छोड़िएगा, ठीक है। ठीक है सर। कोशिश करें इसको एंड तक लेके जाएं और प्रिपरेशन करें अच्छी और जीआरई दें, ठीक है। ओके सर। थैंक यू। ऑलराइट। अच्छा अच्छा, अक्सर कोई क्वेरीज हैं 5 अलजबराज में? नहीं सर। ठीक है इब्राहिम, आपकी 3 में? जी सर। आपकी अलजबरा 3 तक कोई क्वेरीज हैं? नहीं, मैंने कर लिया। ठीक है परफेक्ट, बस कोशिश करें कि अगले हफ्ते में ऑल 10 ऑफ देम, ठीक है, कर लें आप। जी सर। चलिए। ओके, तो हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था या कंप्लीट कर लिया था अक्सर? सर परसेंटेजेस हमने कंप्लीट कर लिया था। अ, ये जो फाइनल मैथ बुक वाला जो पीडीएफ है ना, उसमें से परसेंटेजेस हमने कर लिए थे। ठीक हो गया। ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे ये वाले? यार। जी सर। परफेक्ट, ठीक हो गया। रेशियो प्रोपोर्शंस अभी नहीं किया ना? नहीं। ठीक है, तो बिस्मा आप देख रही हैं आपका सिर्फ परसेंटेज मिस हुआ है आपके बार, एंड दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। जी सर। तो आप प्लीज अब के बार जरा संजीदगी से रेगुलर क्लासेस लें, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट। अच्छा इब्राहिम, 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं? 10। 12 इंचेस होते हैं बेटा, ठीक है। सही। अच्छा अच्छा, 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं? 250। 3 फीट होते हैं बेटा 1 यार्ड में। थ्री। एक यार्ड, 1 यार्ड होता है ना, गज होता है जिसको आप गज कहते हैं, उसमें कपड़े लेते हैं आप, जी। उसको यार्ड कहते हैं। वो 3 फीट का होता है, ठीक है। ओके। और 1 फुट 12 इंच का होता है, ठीक है। हम्म। ऑलराइट। अच्छा, 1 पाउंड जो होता है वेट, वो 16 आउंसेस का होता है, हम्म। ठीक है, 16 आउंसेस। वैसे पाउंड को किलोग्राम में भी लोग ले लेते हैं, 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड्स भी होते हैं, ये भी है, ठीक है। अच्छा, और कोई ऐसी कन्वर्जन? 1 माइल जो होता है 1.6 किलोमीटर का होता है, यानी 100 माइल में 160 किलोमीटर होते हैं। माइल काफी बड़ा होता है, किलोमीटर से 1.5 गुना से भी बड़ा होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। A mixture of nuts contains 2 pounds of cashew nuts and 2 ounces of peanuts. What is the ratio of peanuts to cashew nuts in the mixture? किसका किससे रेशियो मांगा है? पीनट्स का कैशू नट्स से, ठीक है। हम्म। पीनट्स का कैशू नट्स के साथ रेशियो मांगा है, तो इब्राहिम पहले पीनट्स आएगा फिर कैशू नट्स आएगा, ठीक है। अगर हम्म। कैशू नट्स का पीनट्स के साथ रेशियो मांगा होता तो पहले कैशू नट्स आता फिर पीनट्स आता, ठीक है। यस। दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, पीनट्स कितने दिए हुए हैं? 2 आउंसेस ऑफ पीनट्स। और कैशनट्स कितने दिए हुए? 2 पाउंड्स ऑफ कैशनट्स। अब 1 पाउंड में 16 आउंसेस होते हैं, हमने अभी लर्न किया, तो हम पाउंड्स को भी आउंसेस कर देंगे, 32 आउंसेस हो जाएंगे, ऐसा ही है। यस। तो 1:16 हो जाएगा पीनट्स टू कैशनट्स, दैट्स ए। अगर आपने गलती से पहले कैशनट्स और फिर पीनट्स लिख लिया होता तो आंसर 16:1 होता और आप डी कर देते और वो गलत हो जाता। सो केयरफुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। Candy previously sold for $1.6 per pound is now offered 48 cents in a 6 ounce package. What's the ratio of former price to the present price? पहले $1.6 की 1 पाउंड आ रही थी चीज, अब 48 सेंट्स की 6 औंस आ रही है। तो पहले महंगी थी अब महंगी है, ये चेक करना है हमें, ठीक है। पहले $1.6 की 1 पाउंड थी, $1.6 की 1 पाउंड थी, और अब
48 सेंट्स की 6 आउंस है। जी इब्राहिम, क्या किया जाए? इस कन्वर्ट कर। डॉलर्स को, जी डॉलर को सेंट्स में ले आते हैं, पाउंड्स को ऑन्स में ले आते हैं ना, सेंट्स और ऑन्स आ जाएगा यहाँ भी, ठीक है। $1 100 सेंट्स का होता है, 66। तो 160 सेंट्स हो जाएगा। 1 पाउंड 16 आउंसेस का होता है, तो ये 16 आउंसेस हो जाएगा। ठीक है, तो 160 सेंट्स के 16 आउंसेस हैं, इसका मतलब है कि 16 10 160, 10 सेंट्स का 1 आउंस है। और यहाँ यही करेंगे, 6 1 6, 6 8 48, 8 सेंट्स के 1 आउंस था पहले, अब सॉरी, पहले 10 सेंट्स का पर आउंस था, अब 8 सेंट्स का पर आउंस है, तो रेशियो 10 to 8 है, दैट इज 5 to 4। यानी कि पहले महंगा था, अब थोड़ा सा सस्ता है, ठीक है, 5:4। अक्सा क्लियर है? जी सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। अच्छा, आप नोट कर रहे हो तो मुझे बता दिया करें। हो गया नोट? सर कर लिए। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं ना, सेक्शन सर ऑफ ये जो मिल। यूनिट्स हैं ये हेलो जी बिस्मा, सुन रहा हूं मैं। सर, हम्म, बोले। ये जो यूनिट्स है इसका कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिट में हमें आंसर ढूंढना है? जब आप रेशो कर रहे होते ये हैं ना, तो यूनिट्स का आपको कोई कैसे पता पर्पस नहीं। चलेगा कि कौन से यूनिट में आंसर ढूंढना है हमने? क्या देखें, क्या दो हो तरीके होते हैं, सुने। सकता है? ओके, एक तो ये कि रेशोज में यूनिट होता ही नहीं है। जब आप दो चीजों का रेशो दे रहे होते हैं तो यूनिट्स नहीं होते। यहाँ पे हमने इसको इसमें क्यों लाए? इसलिए कि ये क्वांटिटी सेंट्स पर ऑन्स में थी, इसको भी सेंट्स पर ऑन्स में लाना था। दूसरा भी इसमें आप ये कर सकते थे, ये पाउंड्स डॉलर्स पर पाउंड है, इसको भी डॉलर्स पर पाउंड कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए, कुछ भी हो। एक तो ये रेशियोज के लिए, दूसरा ये कि आंसर्स आपका, ये देखें, ये डॉलर्स में दिया हुआ है, ठीक है। कहीं आंसर हो सकता है इंचज में दिया हुआ हो, कहीं हो सकता है आंसर फीट में दिया हुआ हो। तो आंसर देख के भी पता चल जाता है कि कौन सा यूनिट चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सेक्शन ऑफ मिल सिटी, the ratio of private homes to apartment house dwellings is 5:3. If all the apartment house dwellings are brick structures and 1/10 of the private homes are wooden structures, what is the maximum portion of houses that may be brick? जी, प्राइवेट टू अपार्टमेंट का रेशो क्या दिया हुआ है? 5 to 3। 5:3, ठीक है। तो 3/8 लोग इधर रह रहे हैं, 5/8 लोग इधर रह रहे हैं। 8 कहाँ से आया? 5 + 3। अगर 5 लोग प्राइवेट में हैं तो 3 लोग अपार्टमेंट्स में हैं, ठीक है। तो 3/8 इधर है, 5/8 इधर है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक आसान तरीका है, आप अज्यूम कर लें कोई नंबर, ठीक है, कि भाई 50 लोग प्राइवेट में रह रहे हैं, 30 लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि ऑल द अपार्टमेंट हाउस dwellings आर brick स्ट्रक्चर एंड 1/10 ऑफ प्राइवेट आर वुडन, व्हाट इज द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हाउसेज दैट में बी ब्रिक, ज्यादा से ज्यादा ब्रिक कितना हो सकता है? ये जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं 30, मैंने क्या ज्यूम किया कि 30 यहाँ रह रहे हैं, 50 यहाँ रह रहे हैं। आप इसको 500, इसको 300 भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। टोटल 80 घर हैं, ये सारे ब्रिक के बने हुए हैं, ये लिखा हुआ है, ऑल द अपार्टमेंट हाउस dwellings आर ब्रिक स्ट्रक्चर्स। फिर कह रहा है 1/10 ऑफ प्राइवेट होम्स आर वुडन, ये जो प्राइवेट में रह रहे हैं इनका 1/10 वुडन है, 1/10 ऑफ 50, यानी 5 घर वुड के हैं। बाकी कितने बचे? 45। 45, वो सारे हम ब्रिक अज्यूम कर लेंगे। 50 - 5 45। क्यों? उसने कहा है मैक्सिमम पॉसिबल ब्रिक का पोर्शन कितना हो सकता है, तो ये सारा हम ब्रिक ले लेंगे।
अब हमारे पास 80 में से 30 प्लस 45 ब्रिक है, यानी 75। कितने में से? 80 में से 75 आउट ऑफ 80 पॉसिबल ब्रिक पोर्शन हो सकता है। इस पे 5 का टेबल 15 टाइम्स जाएगा, इस पे 16 टाइम्स जाएगा, 15/16 पार्ट ब्रिक हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। बिस्मा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है बिल्कुल 4। अब देखें, आपको समझ आ जाएगा। कह रहा है ग्रास सीड normally sold for 60 cents a pound is now packaged in 2-pound packages and is sold for $1.50 per package. What the ratio of old price to present price? ओल्ड प्राइस कितने थे? 60 सेंट्स अ पाउंड। और न्यू कितने हैं? $1.5 फॉर 2 पाउंड्स। यहां तक क्लियर है बिस्मा? यस सर। अब हमने बताना है इसका और इसका रेशो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंट्स पर पाउंड है, यहाँ पे डॉलर्स पर पाउंड है। तो पाउंड का प्रॉब्लम नहीं है ना, जी। दोनों में सेम है, उसको छोड़ देते हैं अब के बार। सिर्फ सेंट्स और डॉलर्स को सेम कर लेते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि 1.5 को 150 कर दें। 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है डॉलर को सेंट्स में लाने के लिए। 150 सेंट्स के 2 पाउंड्स हैं, लेकिन यहाँ 1 पाउंड की वैल्यू थी, यहाँ 2 पाउंड्स की है। तो 2 1 जार 2, 2 टाइम्स 75। जी बिस्मा, पहले 1 पाउंड कितने का था? 60 सेंट्स। अब 1 पाउंड कितने का है? 75। 60 to 75 का रेशो आ जाएगा ओल्ड टू न्यू प्राइस का। 15 का टेबल इस पे 4 बार जाएगा, 15 का टेबल इस पे 5 बार जाएगा। 4:5 आंसर है। आप ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं। आसान है बहुत। मिसिज विल्सन लेफ्ट $32,000 and specified that the money be divided so that the ratio of the husband share to son share was 5:3. The son received, husband to son रेशो क्या है? 5:3। यानी अगर आप 5 हिस्से हस्बैंड को दे रहे हैं इब्राहिम, तो 3 हिस्से सन को दे रहे हैं, ऐसा ही है। यस। तो आप टोटल कितने हिस्से करेंगे, शेयर्स करेंगे? 8 ना। 8 में से 3 जो है सन के होंगे, 3/8 सन के होंगे। ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेशो अपॉन सम ऑफ रेशोज। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पक्के करते चले जाएं, कहीं भी आ जाते हैं, जो है पता ही नहीं चलता। 3/8 सन का है, कितने में से? 32,000 में से। 8 4 ज़ा 32, 4,000, 3 टाइम्स 12,000। सन को 12,000 मिलेंगे। अगर हस्बैंड का निकालना होता तो ऊपर 5 लिख देते। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं, शाबाश जल्दी से। हरी अप, 6 का आंसर बताएं। डी। जी। कह रहा है कि मिस्टर पावर्स एवरेज डेली चार्जेस आर 3/2 एज मच एज दैट ऑफ मिस्टर फिक्सड। पावर जो है 3/2 फिक्सड, फिक्सड के कितने हैं? 7,200। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10,800 हो जाएगा।
ठीक है। जी सर। ओके, एक सेकंड में कॉल ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। A father wishes to divide his salary rupees to 10 in three parts A, B, and C, so that A's share is to B's share 2:3 and B's share to C's share 4:5। B शेयर बताएं। तो देखें, ए रेशो बी रेशो सी जब तक हमें नहीं मिला होगा तब तक बात नहीं बनने वाली। इब्राहिम, हमें ए और बी का रेशियो सेपरेट मिला हुआ है 2:3, और बी और सी का सेपरेट मिला हुआ है 4:5। हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत काम की है। देखें, बी दोनों में था, ठीक है, ए बी में भी बी सी में भी। तो बी हमने सेंटर में रख दिया, तो बी के सामने 3 है और 4 है, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों का जो नीचे वाला है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ये जी टाइप बन जाएगा। 3 4 आर 12, 5 3 आर 15, 2 4 आर 8। तो ए रेशो बी रेशो सी 8 12 15 आ जाएगा। क्लियर है इब्राहिम? ओके सर। ठीक है, ये ट्रिक है इसको रेशो को सीधा करने की। अब 8 ए के हैं, 12 बी के हैं, 15 सी के हैं। तो बी का रेशो 12 है आउट ऑफ 35, तीनों का सम मल्टीप्लाई बाय कितने पैसे डिवाइड करने, 210। दैट्स योर आंसर। 5 टाइम्स 7, 5 4 5 2 7, 6 12 6 तो 72 रुपीज जो है बी को मिलेंगे। तो यहाँ आपको ए का निकालना होता तो ऊपर 8 लिख देते, सी का निकालना होता तो 15 लिख देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं। In a certain calculus class, the ratio of the number of mathematics majors to the number of students who are not mathematics majors is 2:5. If two more mathematics majors, sorry, सर 7 के लिए मैं वैसे नहीं करूँ, और लाइक जैसे बी का रेशियो दिया हुआ है 3, और सी वाले कंपैरिजन में रेशियो दिया हुआ है 4, तो मतलब 3 = 4 एंड x = 5। आप वो उस तरीके से निकाल लें, 3.75 आ जाएगा। शुड बी इक्वल। अच्छा, दोबारा बताएं क्या करूं, मुझे बताएं मैं क्या लिखूं यहाँ। 3 इक्वल हो जाएगा 4 के, एंड x = 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x की वैल्यू 3.75 आ जाएगी। अच्छा, एंड देन सर आप अगर लाइक जैसे 3 को करें ना 4 से मल्टीप्लाई, वो 12 आ जाएगा। 3.75 को 4 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा। बात सेम हो जाएगी। ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल। सही है। अगर कोई रूल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। ओके ओके। इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक ये भी है, A/B 2 to 3 है, B/C 4 to 5 है। बी सेम करना है, यहाँ 3 है 4 है, इसको 4 4 कर दो, इसको 3 3 कर दो। तो ये 8/12 हो जाएगा, ये 12/15 हो जाएगा, तो 8 12 15 बन जाएगा। ओके सही सही। ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि A/B उसने दिया हुआ है हमें 2 to 3,
तो यहाँ से b आ जाएगा हमारे पास 3a/2। फिर b और c दिया हुआ है 4/5, यहाँ से b आ जाएगा, c आ जाएगा 4। तो ये a+b+c करके उसमें आप जो है b में कन्वर्ट कर दें सब कुछ। सो देर आर सो मैनी वेज, समझ आ रही है ना? हम्म। हाँ, तो देर आर सो मैनी वेज जो ठीक आपको है। सूट करे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। In a certain calculus class, the ratio of the number of mathematics majors to the number of students who are not mathematics majors is 2 to 5। मैथ मेजर और नॉन मैथ मेजर का रेशियो 2 to 5 है। If two more mathematics majors were to enter the class, the ratio would be 1 to 2। How many students are in the class? देखें, कह रहा है दो बच्चे और आए हैं मैथ्स में। तो आप ये रेशियो में 2 ऐड थोड़ी करेंगे, आप ये करेंगे कि इसको 2x कर देंगे और इसको 5x कर देंगे। तो हमारे पास 2x बच्चे मैथ्स के हैं, 5x नॉन मैथ्स के हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर 2 मोर मैथमेटिक्स मेजर्स आ जाएं क्लास में तो रेशियो 1 to 2 हो जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास? तो क्लास में एक्चुअली बच्चे कितने हैं? 2x और 5x हैं, ठीक है। ज़रा हमें नहीं पता ना, 20 और 50 हैं, 200 500 हैं, 2000 5000 हैं। हमें नहीं पता हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम 2x और 5x ले लेंगे। 2x बच्चे मैथ्स में हैं और 5x नॉन मैथ्स में हैं। दो बच्चे मैथ्स में और आ गए, +2। तो रेशियो कह रहा है 1 to 2 का हो गया, ठीक है। रेशियो 1 to 2 का हो गया। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा x क्या था जिससे काटा गया। 2 2 ज़ा 4x +4 5x। 4x उधर जाके माइनस हो जाएगा, x 4 आ जाएगा। इसका मतलब 4 से काटा गया था। तो इसका मतलब मैथ में जो 2x बच्चे हैं वो एक्चुअली 2 × 4 8 हैं, और नॉन मैथ में जो 5x बच्चे हैं वो एक्चुअली 5 × 4 20 हैं। तो इसका मतलब टोटल 28 बच्चे थे। अगर दो और आ जाते तो रेशो 1 to 2 हो जाता, ठीक है, आए नहीं है। तो देर आर टोटल 28 स्टूडेंट्स। हम्म। क्वेश्चन नंबर 9। Of the people attending a concert, 3/4 are seated in the auditorium, and the remaining 1/4 are in the lobby. If half of those in the lobby move to seats in the auditorium, then what is the ratio of those seated in the auditorium to those in the lobby? कुछ बच्चे ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, कुछ लॉबी में बैठे हुए हैं, ठीक है। 3/4 ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, 1/4 लॉबी में बैठे हुए हैं। कह रहे हैं जो लॉबी में बैठे हुए हैं, उनका हाफ ऑडिटोरियम में चले गए, इनका हाफ इधर चले गए। अब यहाँ पे भी आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप नंबर ज्यूम कर लें कि यहाँ पे 30 बच्चे हैं, यहाँ पे 10 बच्चे हैं। 3 और 1 का रेशियो है ना, हम्म। तो यहाँ 30 ले लिए, यहाँ 10 ले लिए। अब यहाँ से आधे इधर ले जाएं, 10 में से आधे इधर ले जाएं, कितने हो गए? 35। और यहाँ से 5 कम कर देंगे, 5 बच गए। तो न्यू रेशियो क्या आ गया? 35 to 5 का। सिंपल हो गया काम, 7:1। आंसर आ गया। ये आसान है बहुत, ठीक है। ओके। सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। 5 pencils cost as much as 3 pens, 20 pens as much as 4 letter pads, 5 letter pads as much as 2 knives। If 6 knives cost rupees 2.50, find the cost of 1 pencil। जी, देखिए इसको ऐसे लिख लें, 5 pencils 3 pens, 20 pens 4 letter pads, 5 letter pads 2 knives, 6 knives 2.50। इसको इससे डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दें, इसको इससे 3/5 4/20 2/5 2.5/6, ठीक है। देखें ये नाइफ से नाइफ कट जाएगा, लेटर पैड से लेटर पैड कट जाएगा, पेन से पेन कट जाएगा, रुपीज पर पेंसिल आ जाएगा। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा क्या है, यहाँ से एक नाइफ की कॉस्ट निकाल लो,
फिर एक लैडर पैड की निकाल लो, फिर एक पेन की निकाल लो, फिर एक पेंसिल की निकाल लो, बैकवर्ड चलते चले जाओ। दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन वो ज़रा सिंपल है। ये टाइम कम लगेगा लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे करना है, ठीक है। इसकी कैंसिलेशन देख लेते हैं एक नज़र। यहाँ पे आप कैलकुलेटर से भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, आप सबको कैलकुलेटर अलाउड है। 2.5 का टेबल 5 पे 2 टाइम्स जाएगा, 2 से 2 कट गया। 4 5 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 5 5 2, 1/50 बच गया। पॉइंट लगाएंगे जीरो हो जाएगा, अभी भी नहीं जा रहा, जीरो लगाएंगे जीरो हो जाएगा। 52 ज़ा 100, 0.02 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.02 की एक पेंसिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। सीधा सीधा क्वेश्चन है। A boy makes a diagram of a plane to a scale of 1/400 of actual size. If the diagram of the plane is 9.6 inches in length, what is the length in feet of the plane? एक्चुअल साइज का 1/400 ले रहे हैं आप। जब मैप बना रहे हैं ना, डायग्राम बना रहे हैं प्लेन का, तो आपका डायग्राम बना है 9.6 का, तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? 400 टाइम्स ज्यादा होगी ना इब्राहिम। हम्म। तो सिंपल, एक तो ये कि 9.6 को 400 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर इंचज में आएगा। उसको आप 12 से डिवाइड करेंगे, फीट में आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये ओके। तरीका है। दूसरा है कि 1/400 का मतलब है 1:400, यानी कि ये डायग्राम है और ये एक्चुअल है। अगर एक्चुअल 400 है तो डायग्राम पे 1 है, तो अगर डायग्राम पे 9.6 बनी है तो एक्चुअल कितनी है? तो यूं करके भी आ जाएगा। इब्राहिम क्लियर है ना? जी सर। तो एक्स आ जाएगा 400 × 9.6 एक्सा इंचज में आंसर आया है। जी वो सर। हमसे इंचज में नहीं मांग रहा, वो हमसे फीट में मांग रहा है। डिवाइड बाय 12 कर देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, इसको जीरो और पॉइंट को भी आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, वरना यू कैन ऑलवेज यूज कैलकुलेटर इन दिस सिनारियो, आई डोंट माइंड। 12 8 ज़ा 96, 8 4 ज़ा 32, 320 फीट हो जाएगा। दैट्स योर आंसर, 320 फीट, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अच्छा मैंने ये क्रॉस मारा था ना जो बीच में, वो तब मारते हैं जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, डायरेक्टली रिलेटेड हो। हम्म। एक चीज बढ़ने से दूसरी बढ़ रही हो, अगर एक चीज बढ़ने से दूसरी कम हो रही हो तो इनवर्स होता है, फिर अपोजिट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 12 भी ऐसे ही है, 13 भी 14 भी, तीनों खुद कीजिएगा। 15 देख लें, इनवर्स वाला है। मैन एंड डेज जब भी आएगा इनवर्स होगा, क्यों? मोर द मैन लेस द डेज रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब, लेस द मैन मोर द डेज रिक्वायर्ड, ठीक है। एक चीज कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो इनवर्स रिलेशन होता है। उसमें क्या करते हैं, इफ एम मैन डू अ जॉब इन 10 days, how long will it take 10 men to complete this task, assuming that they work at the same rate? Men and days, m मैन 10 days ले रहे हैं, 10 मैन कितने डेज लेंगे? अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस नहीं मारना, क्रॉस का मतलब ये है कि ज्यादा बंदे हैं तो ज्यादा दिन में काम होगा, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। तो 10x = 10m, x = m, ठीक है। इस तरह से करना। अच्छा, ये क्वेश्चन 16 भी इसी का ही है, मैन एंड डेज का। गैरिसन ऑफ 1500 men हैज प्रोविजन फॉर 6 weeks। 1500 बंदे हैं, 6 वीक का खाना है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 2 weeks, 2 हफ्ते बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो 2 हफ्ते जब गुजर जाएं तो आपके पास बाकी 4 weeks का खाना बच जाता है। इब्राहिम ऐसे ही है। यस। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 2 weeks 450 men डिजर्टेड, 450 लोग तो चले गए। हाउ लॉन्ग आफ्टर दिस विल द फूड लास्ट? अब सुने मेरी बात, अगर ये 1500 ही बंदे रहें, चेंज ना हो, तो अभी खाना कितना हफ्ता और चलेगा? 4 weeks, राइट। हम्म। 2 वीक के बाद अक्सा, जी सर। अगर लोग उतने ही रहें तो खाना बाकी 4 weeks का है, 6 वीक का नहीं है अभी हमारे पास, राइट।
4 वीक्स का है, तो जब भी वो बोले आफ्टर इतने वीक्स एट द एंड ऑफ इतने डेज, तो वो माइनस कर देना है। तो अगर 1500 लोग रहें तो खाना 4 वीक्स का है, यानी 28 डेज का है। और अगर 450 चले जाएं तो 1050 बच जाएंगे। उनके लिए खाना कितने दिन चलेगा? ज़रा ज़्यादा दिन चलेगा। जो खाना 4 वीक्स चलना था वो अब ज़्यादा दिन चलेगा, तो इसलिए अपोजिट मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स निकाल लेना है। 0 से 0 कट गया, 7 1 जा, 7 5 जा, 15 10 जा, 40 डेज चलेगा। 28 डेज चलना था जो, अब 40 डेज चलेगा, क्योंकि 450 लोग चले गए। अक्सा क्लियर है? सर जब लोग कम हो रहे हैं तो खाना भी तो, खाना ज्यादा हो रहा है ना। तो ज़्यादा दिन चल रहा है ना खाना, मैंने भी तो यही कहा है। पहले तो हमने 1500 लोग थे, खाना 28 डेज चलना था, लेकिन 450 चले गए, 1050 बच गए, तो खाना 40 डेज चलेगा। तो हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? इसलिए कि आप फिर उसमें ये होता है कि बंदे कम हुए तो खाना भी कम दिन चलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्रॉस तब करते हैं जब एक चीज कम हो रही हो, दूसरी भी कम हो रही हो। अगर बंदे कम हो रहे हैं तो डेज भी कम हो रहे हैं, ऐसा है क्या? अच्छा, सही है। बंदे कम हो रहे हैं, डेज बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त क्रॉस नहीं करते, ठीक है? ये चीज आपको खुद वहां पे स्पॉट करनी होगी, क्वेश्चन नहीं बताएगा आपको। सही है, सही, गॉट इट। 17 भी सेम है, क्योंकि आपने ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टाइल में समझा है, इसलिए मैं 17 करवा रहा हूँ, वरना मेरा मूड था आपके लिए छोड़ने का। 17 देख लें। कह रहा फ्रंट इज प्रोविजन फॉर 75 डेज का खाना दिया गया है, ठीक है। आफ्टर 25 डेज अ रीइंफोर्समेंट ऑफ 500 men अराइज, 500 और बंदे आ गए। एंड द फूड नाउ लास्ट ओनली 40 डेज, अब खाना 40 दिन चल रहा है। हाउ मैनी men वर देयर इन द फूड? जो खाना 75 डेज का था, 25 दिन बाद कितने दिन का बच गया है? जो 40। 40 दिन खाना बाद। जो खाना 75 डेज का था, 25 डेज के बाद कितने डेज का बच गया है? 40। 50 डेज का चंदा। वो तो तब हुआ जब 500 लोग चले गए। हम सेम सिनेरियो रखे हुए हैं। बिस्मा, यस सर। 75 डेज का खाना है कहीं, 25 दिन के बाद कितने दिन का बच गया अगर लोग उसी तरह से रहें? 50। 50 डेज का। हाँ, अगर लोग ज्यादा हो जाए तो खाना कम दिन का हो जाएगा, वो बात की बात है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर वर M men, X men, उनके लिए 75 डेज का खाना था। 25 डेज के बाद उन उतने ही लोग रहे तो खाना 50 डेज का है। यहां तक क्लियर है बिस्मा? यस सर। लेकिन अगर X + 500 हो जाए, 500 और बंदे आ जाएं, तो खाना 40 डेज चलेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। अक्सा क्लियर है? अब अपोजिट मल्टीप्लाई करना ही करना है, मैन एंड डेज हैं, ठीक है। हम्म। 50x इज इक्वल टू 40 टाइम्स X + 500। 2000। x इज इक्वल टू 2000। शुरू में वहाँ 2000 लोग थे, ठीक है। अच्छा, 18 कर लीजिएगा, 19 फिलहाल छोड़ दीजिएगा, बाद में आगे आएंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। प्रॉफिट एंड लॉस हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना? नहीं। नहीं। नहीं किया? अच्छा, परसेंटेज के साथ नहीं करवाया मैंने। नो। नहीं सर, हमने ओके, एक्सपोनेंशियल किए थे। ठीक 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 ठीक, चलिए सही है। अच्छा, रेशो क्वेश्चंस मैंने यहाँ से भी करवाए हैं। और अक्सा और बिस्मा, आप लोगों की मर्जी है, लेकिन इब्राहिम आपने ये 2 चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ठीक है। नहीं सर। 30 और 34 मैं एक नज़र दिखा भी देता हूँ। ये इसकी एग्जांपल्स मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, फिर आप लोग कीजिएगा।
ओके, क्वेश्चन कह रहा है, ये कॉलेज पैंडा की बुक है, ठीक है। अब इसमें अगर आपके पास ना हो तो बता दीजिएगा, आपको भेज दूंगा। कॉलेज ठीक है पैंडा की बुक का पेज नंबर 32 है, यहाँ पे 30 प्रोपोर्शन वाला चैप्टर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल is increased by 25%. By what percent does the area of the circle increase? देखें, एरिया का फार्मूला बताएंगे अक्सा, सर्कल का। सर, मुझे तो याद नहीं है। पाई आर स्क्वायर। अब आया याद? हम्म। ठीक है, याद होती हैं चीजें, बस थोड़ा सा रस्टेड होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने चीजें यूज की होती हैं, ठीक है। ओके, ये ज्योमेट्री वैसे आगे आनी है तो उसमें हम कर लेंगे, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम रेडियस को डबल कर दें, फॉर एग्जाम्पल आर के बजाय 2r कर दें, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा ही है अक्सा। जी सर। अगर हम रेडियस को 3 टाइम्स कर दें तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा? 9। 9 टाइम्स हो जाएगा। यहां पे कह रहा है एरिया को, सर रेडियस को 25% बढ़ाया है। इब्राहिम, जब आप किसी चीज को 25% बढ़ाते हैं तो वो कितनी हो जाती है? 125%। और 1.25 ऐसे ही है। या तो आप रेडियस को 1.25 कर रहे हैं। somebody give me the square of 1.25। 1.56। 25 1.56 25 25 पाई आर स्क्वायर इतने टाइम्स बढ़ गया है, यानी 56.25% बढ़ गया है। 1.56 का मतलब 56% होता है ना। या अक्सा 1.2 का मतलब 20% मोर है। जी सर। 1.5 का मतलब 50% मोर है। जी। ठीक है, 1.56 का मतलब 56% मोर है, 56.25% बढ़ गया है एरिया। ओके। ये रहा, उन्होंने भी ये किया हुआ है, ठीक है। जी सर। ऑलराइट, ओके, ये भी देख लें। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आया जा रहा है बार बार। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। द विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। अब ये मत कह दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना अक्सा? सर क्योंकि फर्क हम, तो पड़ता फर्क पड़ता है, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि परसेंटेजेस में हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं किए, या शायद कर लिए। चलें, आप कह रहे हैं तो कर लिए होंगे। 20% इंक्रीज का मतलब 120% या 1.2। 20% डिक्रीज का मतलब 80% यानी 0.8। कितना बन रहा है ये? मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.96। क्या मतलब है इसका अक्सा? 0.96 का कितना कम है 100 से? 0.04। यानी 4%। जी। तो इसका मतलब है एरिया 4% डिक्रीज हो जाएगा। ये रहा, सही है। ठीक है। अच्छा, एफ इज इक्वल टू 9 टाइम्स Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर कह रहा है। फोर्स, ये जो एफ है, ये Q1 Q2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर R2 करेंगे तो फोर्स 1/4 रह जाएगी। अगर R3 करेंगे तो फोर्स 1/9 रह जाएगी, ऐसा ही है इब्राहिम? समझ नहीं आया सर। ओके, एफ इज इक्वल टू 9 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर का मतलब है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2। ओके।
ये प्रोडक्ट जैसे डबल हो जाएगी तो फोर्स डबल हो जाएगी, ये प्रोडक्ट 3 टाइम्स हो जाएगी तो फोर्स 3 टाइम्स हो जाएगी, राइट। हम्म लेकिन द सेम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। हम्म आर अगर डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 रह जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी। हम्म सही है। इनवर्स स्क्वेयर टाइम्स है, ठीक है, वो यही पूछ रहा है। Force of attraction between two particles can be determined by the formula above. F is force, R is distance, Q1, Q2 are charges. Distance between two charged particles double. Distance double कर दें. Resulting force is what fraction? 1/4. ऐसे ही है? यस। Good. ये देखिए आपने R के बजाय 2R लिखा तो ये 4R² हो गया, तो 1/4 रह गई फोर्स। क्लियर है इब्राहिम? यस। गुड। ऑलराइट, ये भी वही है। um, the volume of a cube is tripled. The length of each side must have been increased by approximately what percent? देखें क्यूब ये होता है ना, एक्स एक्स एक्स, लेंथ विड्थ हाइट, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है, सही है। हम्म वो कह रहा है कि ट्रिपल करना है वॉल्यूम को, 3 टाइम्स करना है, वी के बजाय 3V करना है। तो अब ये 3 उधर आके 1/3 हो जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ 3 हो जाएगी, ठीक है। हम्म तो क्यूबिक रूट ऑफ 3 निकालने क्या आ रहा है? 1.44। 1.44। तो हर साइड 0.44% आएगी, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 1.44% ऑफ एक्चुअल आएगा, तो 44% आपको हर साइड को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा 44%, डी। इजी था, ये एक्सरसाइज है अब आपकी, ठीक है, खास नहीं है, इजी इजी चलेगा, कोई इतना मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। 7-8 क्वेश्चंस हैं, कीजिएगा, ना हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है इब्राहिम। सही है। अक्सा और बिस्मा आप लोगों की मर्जी है, अगर आप करना चाहें तो जाहिर है देर इज नो लिमिट टू दीज थिंग्स। जितना आप लर्न करेंगे उतना ही आप टेस्ट के दिन बेहतर बैठे हुए होंगे, ऐसे ही ओके। अक्सा। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं नहीं सर ये तो मतलब जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जी। एक बात एसएटी वाले भी कह देते हैं कई बार, सर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जब टेस्ट वाले दिन बैठते हैं तो वही लोग 1600 करते हैं जिन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी होती। तो अच्छा, रेट्स वाला तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है इब्राहिम, ये तो बहुत ही आसान है। ये देखो पहला एग्जांपल, अ बाइसिकल मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस 20 बाइसिकल्स पर आवर। हाउ मेनी हम्म आवर्स वुड इट टेक टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 320 बाइसिकल्स जी। भाई 20 बाइसिकल्स 1 घंटे में बन रही हैं, 320 कितने घंटे में बनेंगी? 16। सिंपल, ठीक है, ओके। ये आसान है सारे, ये बस अर्थमेटिक टाइप के हैं, प्लस माइनस, ठीक है ना, कर लीजिएगा। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, आपकी मर्जी है, आपने जितनी करनी हो कर लीजिएगा, लेकिन ये सारा मेंटल गेम है, ठीक है इब्राहिम। जी सर, ओके, मैं कर ट्राई लूंगा। कीजिएगा, ना हो मोस्ट वेलकम, क्वेरीज लेके आए, मैं बैठा हूँ सॉल्व करने के लिए। लेकिन ओके। इस बुक की सारी चीजें सॉल्व हैं एंड में। ओके। ऑलराइट, अच्छा, सही। अच्छा जी बच्चे, अक्सा ये बताएं आपका वोकेबरी कहाँ पहुंचा है बच्चे? तो 25 वर्ड्स तो याद कर लिए, आगे याद कर रही हूँ। 25 वर्ड्स फिर रुके रहना है आपने? जी सर। क्यों भाई? सर वर्ड्स तो याद ही नहीं हो रहे, इतने मुश्किल है। हाँ देखें, अब ये इसका प्रॉब्लम कोई है, शॉर्टकट देखें। नहीं याद करने का? कोई तरीका, कोई फॉर्मेट कुछ तो होगा। जी है, आप फ्लैश कार्ड्स बना लें। आप ड्राइंग शीट से इस तरह एक कार्ड काटें, विजिटिंग कार्ड जितना, उसके एक साइड पे सेंशो लिखें कैपिटल लेटर्स में, उसके पीछे उससे रिलेटेड जो लिखना है लिख लें, ऐसे बंडल्स बना लें कार्ड्स के।
और वो याद करती जाएं, शफलिंग भी हो जाती है, आसान मुश्किल भी अलग हो जाते हैं। चलिए सर, ये ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल। मैंने 40 डेज में 2000 वर्ड्स याद किए थे बैक इन 2007 व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए। तो वो मतलब पॉसिबल है बिल्कुल। तो कोशिश करें। बिस्मा, आपने कुछ वोकैबरी याद की है या भूल गई जो याद भी की थी? सर दोबारा स्टार्ट करूंगी अभी। चलें दोबारा स्टार्ट करें और कुछ करके दिखाएं प्लीज। सही है ठीक है कि सर। वोकैबरी इंपॉर्टेंट है बहुत। सही है। जी। अच्छा ठीक है। सर वो कैब ऑलराइट। वगैरह तो टेस्ट कंप्लीशन होगा ही नहीं। मैं तो ये तो कहना चाह रहा हूँ आपको, टेस्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस दोनों नहीं होंगे। अभी तो आपने सेंटेंस इक्विवेलेंस नहीं किया है, वो भी यही है। और मैं इसीलिए स्टार्ट में नहीं करवा रहा होता बच्चों को टेस्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस के, वो वोकैबरी नहीं होती। वो मैं ही किए जा रहा होता हूँ, बस वो बच्चे देख रहे होते हैं। जी। कोई इनपुट नहीं आ रहा होता। तो थोड़ा सा कोशिश करें वोकैबरी याद कर लें। इब्राहिम, आप कर लें, कर रहे हैं इस वोकैबरी को? सर मैंने तो कितने? सर यहाँ भी ऑफ है, मतलब सॉरी, सही सुना नहीं इब्राहिम? सर वोकैबुलरी भी करनी है। अच्छा, अभी नहीं किया है। ऑलराइट, ठीक है। हम्म। तो देखें, आपको जो मैंने टेस्ट करवाया था, प्रैक्टिस टेस्ट, उसमें शुरू में आपने नोट किया होगा वर्ड्स आ रहे हैं। दे आर रियल वर्ड्स। सर वो स्टार्टिंग के 4 होते हैं तकरीबन जो वो कैब से आ रहे होते हैं, मैंने बहुत नोटिस किया है, उसके बाद नहीं आते इतने मुश्किल। जी बिल्कुल। 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है एसएटी का टेस्ट। उसमें वो कैबरी भी है, ग्रामर भी है, लॉजिकल भी है। ज्यादा सर इंग्लिश में ग्रामर में ही फंसता हूँ मैं, मतलब मैंने नोटिस किया है। ग्रामर में आप फंसेंगे ही नहीं कुछ दिन के बाद, फिर आप बस वोकैबरी में फंसने लग जाएंगे। तो सर करते वोकैबुलरी के रहें। 4 5 सवाल होते हैं कि ग्रामर की उन्होंने अच्छे खासे दिए हुए होते हैं, तो बहुत ज्यादा इक्विवेलेंसी में फर्क पड़ता है। चलें, योर कॉल। लेकिन वोकैबरी करेंगे तो वो भी फायदे में है, ठीक है। ऑलराइट। असल में इंग्लिश में फंसते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन में बच्चे, बाकी सब निकल जाता है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा काम करें। चलें ठीक है। फिर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग कर लेते हैं आज, ठीक है। और ना टेस्ट कंप्लीशन ना सेंटेंस इक्विवेलेंस, ठीक है। कल देखते हैं उसको। अभी मैं लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करवा रहा हूँ। जी, कितने किए थे नए आइडिया? सर 10 किए थे अभी। 10 किए थे, 11 से चल लेते हैं। आगे आपने किया कुछ बच्चे? इब्राहिम? सर 1 to 10 किया था मैंने लॉजिक रीजनिंग का। अच्छा, 1 to 11 कर लिया, 12 से कर लेते हैं फिर। 11 कर चुके हैं हम अक्सर। नहीं सर, हमने नहीं किया था। चले मैं करवाता। जी बिस्मा, लॉजिकल रीजनिंग भी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ठीक है सर। ओके। 11 क्वेश्चन देख लें। The Maxilux car company's design for its new luxury model, the Max 100, included a special design for the tires that was intended to complement the model's image. The winning bid for supplying these tires was submitted by Rubco. Analysts concluded that the bid would only just cover Rubco's costs on the tires. But Rubco executives claim that winning the bid will actually make a profit for the company. Which of the following, if true, most strongly justifies the claim made by Rubco's executives? Okay, लेकिन सीन ये है भाई कि मैक्सिलस जो कंपनी है कार बनाने वाली, उसने कोई लग्जरी मॉडल बनाया है मैक्स 100 के नाम से। स्पेशल डिजाइन किया है उन्होंने, ठीक है। उसके लिए उन्होंने एक खास टायर्स बनवाए हैं जो उस गाड़ी की इमेज को जो है वो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब जब कोई कंपनी कार्स बना रही होती है तो वो हर चीज़ के लिए बिड्स लेती है ना, कि ये चीज़ तुम बना दो, ये चीज़ तुम बना दो। तो टायर्स बनवाने के लिए उन्होंने आउटसोर्स किया है और बिड्स लिए होंगी कि हमें इस क्वालिटी का टायर चाहिए, और वो
क्वालिटी का टायर रबको ने सबसे सस्ता बनाने का बोला है, तो इसलिए वो विनिंग बीट कहलाई है, ठीक है ना। विनिंग बीट रबको की है। अब जो एनालिस्ट्स हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई रबको ने इतना सस्ता दे दिया है कि उसकी बस कॉस्ट ही कवर होनी है। लेकिन रबको के एग्जेक्टिव कुछ और कह रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं नहीं, ये अगर हम ये बीट बीट जीत जाते हैं तो हमें कंपनी को प्रॉफिट भी होगा, सिर्फ कॉस्ट कवर नहीं होगी। तो कह रहा है कि रबको के एग्जेक्टिव्स का क्लेम जस्टिफाई करने वाला पॉइंट ढूंढना है, इन पांचों में से कोई ऐसा पॉइंट है जो बता रहा है कि रबको के एग्जेक्टिव सही कह रहे हैं, उनको प्रॉफिट होगा अल्टीमेटली। तो इन पांचों में एक पॉइंट ऐसा है, शाबाश ढूंढे। सर डी। बिल्कुल। कह रहा है when people who have purchased a carefully designed luxury automobile need to replace a worn part of it, जब कोई चीज़ पुरानी हो जाए उनको बदली करनी हो उन गाड़ियों की, they almost invariably, constantly, always replace it with a part of exactly the same make and type। तो ये ऑटोमोबाइल ऐसी है जो बहुत लग्जरी डिजाइन है, और इसका जब टायर कोई चेंज करेगा तो रबको का ही लगाएगा। तो जब वो रबको का टायर लेने जाएगा तो रबको उसको उस कॉस्ट पे तो नहीं देगा ना जिस पे उसने उसको कंपनी को दिया था, वो अपना प्रॉफिट लेगा वहां पे। तो दिस इज द पॉइंट वेयर इट टेल्स के नहीं, उनको प्रॉफिट होने जा रहा है। डी इज द आंसर। बिस्मा समझ आई बात? जी सर। अक्सर समझ आई बात? जी सर। डी इज द आंसर। ओके, 12 देखें, शाबाश करें, फिर मैं बताता हूँ। सर डी लग रहा है। बिल्कुल, रीजन दे रहा है ना वो, लिखा है ना सिंस यानी बिकॉज, के देयरफॉर इफ बाइसिकल हेलमेट्स प्रोटेक्टेड दिस एरिया the risk of serious head injury in bicycle accident would be greatly reduced, especially because reason दे रहा है ना क्यों ये होगा, हम्म।
कि बाइसाइकिल हेलमेट इस एरिया को अगर प्रोटेक्ट करेगा तो सीरियस हेड इंजरी क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि बोन इन द टेम्पल एरिया इज रिलेटिवली थिन एंड impacts in that area are thus very likely to cause brain injury. D is the right answer. Good. शाबाश। इब्राहिम समझ आ गई बात? हाँ सर, दीप बोलने वाला था, मैं रुक गया। ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हैपेंस। 13। 13 शाबाश, ट्राई करें बिस्मा। सर बी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो हुआ ये कि जब उनको कंसल्टेंट ने कहा ना कि आप पैकिंग मटेरियल ज्यादा यूज करें, तो जो स्टाफ था उन्होंने पैकिंग मटेरियल बिल्कुल जेलसली यानी बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। तो अब उसकी वजह से डैमेज बढ़ गया। तो बी में बताया है कि जब पैकिंग मटेरियल आपने कंप्रेस्ड टू डेंसली, इट लूजेस सम ऑफ इट्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब शॉक। ज़ाहिर है जब ट्रांजिट में होता है झटके लगते हैं, ठीक है, शॉक प्रूफ होना चाहिए पैकेजिंग को, लेकिन वो शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी और कम हो गई उसकी, तो और टूटने लग गए। तो ये रीजन आया है बी। अक्सर समझ आई बात? जी जी सर। ठीक है बिस्मा, आप नहीं आंसर दे रही। जी सर, ये किए थे पहले भी, समझ आ गया ये। गुड, परफेक्ट। 14 देख लें। कह रहा है वुड स्मोक कंटेन्स डेंजरस टॉक्सिन्स that cause changes in human cells. Because wood smoke presents such a high health risk, legislation is needed to regulate the use of open air fires and wood burning stoves. तो कह रहा है कि वुड स्मोक नुकसानदेह है, इसलिए आपको पाबंदी लगानी चाहिए या कानून होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, किसके लिए? ओपन एयर फायर्स और वुड बर्निंग स्टोव्स के लिए, इन दो चीजों के लिए। Which of the following if true provides the most support for the argument above? तो आपको कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसमें उसने ओपन एयर फायर और वुड बर्निंग स्टोव का नुकसान बताया हो। ठीक है ना, कि वुड स्मोक डेंजरस टॉक्सिन्स हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओपन एयर फायर और वुड बर्निंग स्टोव का इसमें किरदार है, इसके रिलेटेड कोई पॉइंट होना चाहिए। शाबाश। ये ई में बताया हुआ है कि जहां वुड प्राइमरी हीटिंग फ्यूल है, वहां स्मोक कंसंट्रेशन ऑफ स्मोक रिजल्ट्स इन पुअर एयर क्वालिटी। और डी में उन्होंने जो है ओपन एयर फायर, नहीं ये वो ऐसा कोई रीजन नहीं है। और यहाँ कोल है, और यहाँ जो है नेचुरल गैस है, तो वो मतलब वुड का जिक्र सिर्फ वहीं पर है। ठीक है, ई इज द राइट आंसर। क्लियर है अक्सा? जी सर। ओके, 15 करें।
ई। यस सर, ए है। जी, ऐसा ना हो कि जो कंपेटिटर्स हैं वो भी प्राइस डिस्काउंट कर दें, उसका सारा प्लान ही खराब हो जाएगा। उसका प्लान तो ये है ना कि मैं इतना डिस्काउंट दूंगा, बेशक मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएं, लेकिन उसकी वजह से जो राइवल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके कस्टमर टूट के आएंगे और वो फिर मेरे पक्के कस्टमर हो जाएंगे, लॉयल हो जाएंगे क्योंकि मेरी प्रोडक्ट अच्छी है। लेकिन अगर दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने भी वैसे ही डिस्काउंट दे दिए, तो वहां तक लॉयल होने तक बात ही नहीं पहुंचेगी, उसका सारा प्लान ही खराब हो जाएगा। सो ये जानना उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा तो नहीं कि बाकी भी वही डिस्काउंट दे दें। ठीक है, गुड। 16। ए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्योंकि पॉपुलेशन ओवरऑल तो नहीं बढ़ रही, लेकिन जो मूवी गोइंग लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। मतलब एज, कहीं होता है ना, कुछ कहीं कुछ कंट्रीज में लोग ज्यादा ओल्ड हैं, कुछ कंट्रीज में लोग ज्यादा यंग हैं। तो ये उस गांव में जो आने वाले 10 सालों में जो मूवी गोइंग एज के लोग हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे, उनका प्रोपोर्शन बहुत बढ़ जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। परफेक्ट, गुड। 17 भी कर लें, शाबाश। बी। हम्म, बिल्कुल। Diners seated on stools typically do not linger over dinner as long as diners seated at standard tables. Standard table पे बैठे हुए लोग काफी देर तक एक्स्ट्रा बैठे रहते हैं, लेकिन जो स्टूल्स पे बैठे होते हैं वो बस निकलने की करते हैं क्योंकि वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते शायद, जो भी रीजन हो। तो अब क्या होगा कि पहले भी भरा ही होता था, अब भी भरा ही होगा। सीटिंग अरेंजमेंट ज्यादा नहीं होगी लेकिन रोटेशन ज्यादा तेज हो जाएगी ना। समझ रहे हैं बात अक्सा? हम्म। सर सी क्यों नहीं होगा? सी कह रहा है सिंस द रेस्टोरेंट विल रिप्लेस ओनली सम ऑफ इट्स स्टैंडर्ड टेबल्स, इट कैन कंटिन्यू टू अकोमोडेट कस्टमर्स हु डू नॉट केयर फॉर द टॉलर टेबल्स। तो इसे
उसके प्रॉफिट्स बढ़ने का क्या ताल्लुक है सी से? वो कह रहा है कि प्रॉफिट्स कैसे बढ़ जाएंगे, रेवेन्यू कैसे बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये करने से रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सी से कैसे पता चल रहा है कि रेवेन्यू बढ़ेगा? अच्छा। सी से तो नहीं पता चल रहा कि रेवेन्यू बढ़ जाएगा। रेवेन्यू बढ़ रहा पता चल रहा है बी से। कैसे? लोग जल्दी जल्दी निकलेंगे। हम्म। मतलब क्या, क्योंकि पहले 20 खाना खा के मतलब 1 घंटे तक बैठते थे, अब के बाद 45 मिनट्स में निकल जाएंगे। तो वो 15 15 15 15 मिनट, 4 घंटे के बाद एक एक्स्ट्रा शिफ्ट का टाइम निकल आएगा। सही है। ठीक है। तो रेवेन्यू बढ़ेगा ना। जी सर। जैसे आप लोग भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं कभी सैटरडे संडे में, वीकेंड पे, जब नहीं जाना चाहिए वीकेंड्स पर, लेकिन हम वीकेंड्स पे जाते हैं, तो आप देखते होंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के बाहर वेटिंग होती है। जी सर। तो वो वेटिंग अगर जो है लंबी हो जाए, अंदर लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहें, तो उनको नुकसान है ना रेस्टोरेंट वालों को इस बात का। तो अगर बिल्कुल। खा के निकलते चले जाएं तो बाहर वेटिंग वाले या तो रुक होंगे ही नहीं, या फिर कम तेज़ी से अंदर जाते चले जाएंगे। तो ये वाला सीन है यहाँ पे कि वो ऐसे ही उन्होंने अरेंजमेंट की है कि लोग जल्दी जल्दी निकलते चले जाएं। ठीक है। जी। ऑलराइट। सही है। 20 तक कर लीजिएगा, 3 और। तो कल फिर उसको भी हम देख लेंगे, उसमें कोई क्वेरीज हुई हैं आपकी। ठीक है। ओके सर। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।